अच्छा डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हेमोराइड्स के हवाले से है। हेमोराइड्स को इन अ वेरी सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन इट एज अ कंडीशन दैट इज नेम्ड एज पाइल्स। बवासीर। बवासीर को हम सिंपली हेमोराइड्स का नाम देते हैं। अब अगर देखा जाए इस बवासीर के दौरान होता क्या है, एक पेशेंट का जो एनल रीजन है वो स्वॉलन रहता है, पेनफुल रहता है और ईचिंग उनको बहुत ज्यादा होती है। अगर ऐसा कोई कंडीशन एक पेशेंट के साथ हो, कौन से रीजन में? एनल रीजन में। एनल रीजन जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे निचला और सबसे लास्ट पार्ट है। तो अगर इस एनल रीजन में स्वॉलन, पेनफुल और ईची कंडीशन हो तो ये कंडीशन बेसिकली पाइल्स कहलाया जाता है और यही पाइल्स को हम दूसरा नाम हेमोराइड्स दे सकते हैं। अब अगर बात हम करें हेमोराइड्स की तो व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दिस हेमोराइड्स? हेमोराइड्स के पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं? ऐसे कौन से वजूहात है जो हमें यानी कि हेमोराइड्स की तरफ लेके जा सकता है? सबसे मेन जो कॉज है वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन है। अगर एक शख्स को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कॉन्स्टिपेशन के दौरान स्टूल या फिर फीसेस बहुत ज्यादा हार्ड, टफ या फिर सॉलिड रहते हैं। तो ये स्टूल क्या करते हैं? ये स्टूल जब इसी एनल रीजन के रेक्टम से गुजरते हैं तो ये वहां पे स्कार्स बनाते हैं, फिशर्स बनाते हैं। इसी की वजह से स्टूल के साथ यानी कि ब्लीड का आना, खून का आना, तो ये कंडीशन हेमोराइड्स कहलाया जाता है और इस कंडीशन के पीछे जो वजह है दैट इज बेसिकली कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा हम बहुत सारे रिस्क की बात कर सकते हैं जो कि हेमोराइड्स का वजह बन सकता है। सो द रिस्क फैक्टर्स आर रिस्क बेसिकली एनल यानी कि इंटरकोर्स हो सकता है। अब हमारे माशरे में ये चीज इजाजत इस चीज की नहीं है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे लोगों को हेमोराइड्स इसी कंडीशन की वजह से होता है। ठीक है। सेकेंडरी रिस्क में कहा जाए तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर, खुराक के ऊपर। अगर आप अपने खुराक में मीट का, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, राइस का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, पोटैटो का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जा सकता है, ये आपके बवासीर को मजीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जा सकता है। तो कोशिश किया जाए मीट का कम इस्तेमाल किया जाए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वो लोग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम करते हैं उनमें बवासीर जैसा कंडीशन ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। क्लियर? इसके अलावा अगर एनल रीजन में कोई इंजरी हो तो इस इंजरी की वजह से भी बेसिकली क्या हो सकता है? हेमोराइड्स यानी कि पाइल्स हो सकता है। इसके अलावा वो खुराक जो स्पाइसी हो, स्पाइसी फूड के की वजह से भी बेसिकली एक शख्स जो है वो हेमोराइड्स की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो व्हाट वुड बी द साइन एंड सिम्टम्स? वो कौन से अलामत हो सकते हैं जो एक बवासीर वाले पेशेंट को फील या एक बवासीर वाले पेशेंट को हो सकते हैं? सो साइन एंड सिम्टम्स जो है वो बेसिकली क्या है? पेनफुल कंडीशन है, ये बहुत दर्दनाक कंडीशन है, पेनफुल कंडीशन। सेकेंडली उस पेशेंट को फील भी हो सकता है उनका एनल जो रीजन है वो बहुत ज्यादा स्वॉलन रहता है, स्वॉलन, पेनफुल होने के साथ स्वॉलन एनल या एनस। क्लियर? इसी के साथ साथ उनको इचिंग बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। ब्लड ड्यूरिंग स्टूल, ठीक है, या डेफिकेशन, ब्लड ड्यूरिंग डेफिकेशन, जब वो स्टूल पास करेगा तो स्टूल पास करने के दौरान उनको ब्लड आना, खून आना। क्यों? क्योंकि फिशर्स होते हैं, स्कार्स बनते हैं इंटेस्टाइन के आखिरी रीजन में। जब स्कार्स बनते हैं, कट्स बनते हैं तो उसी से ब्लीड होना शुरू हो जाता है। क्लियर? इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पेशेंट काफी वीकनेस की तरफ जाता है, कमजोरी की तरफ जाता है, फटीग की तरफ जाता है, फटीगनेस, थकावट। क्लियर? तो ये वो साइन एंड सिम्टम्स है जो कि कॉमन है हेमोराइड्स के दौरान। क्लियर? इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन साइन एंड सिम्टम्स का अगर हम बर वक्त या इस कंडीशन का बर वक्त हम इलाज नहीं करें तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है। और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मुश्किल क्या है कि पेशेंट को ब्लीड होगा, खून का निकलना, इसी खून के निकलने के साथ साथ उनको ईचिंग भी बहुत ज्यादा होता है। और इसी ईचिंग के साथ साथ जब ब्लीड ज्यादा से ज्यादा होगी
तो पेशेंट को एनीमिया स्टार्ट हो जाता है, खून की कमी शुरू हो जाती है। ठीक, अब हम इस कंडीशन को टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट एंड डायग्नोसिस। तो हमने टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए क्या करना है, हमने हमने बेसिकली कोलोनोस्कोपी हम कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कोलोन रीजन में, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब पेनिट्रेट करते हैं और उसी के जरिए जाके उसके टिप पे कैमरा है और हम क्या मॉनिटर स्क्रीन पे इमेजेस देख सकते हैं, स्कार्स देख सकते हैं, ब्लीड के पीछे क्या रीजन है वो हम जान सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान फिजिकली हम एग्जामाइन करके देख लेंगे कि स्कार्स कहाँ पे बने हैं और ब्लीड किस हद तक है। ठीक, इसी के अलावा हम अगर ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाते हैं आफ्टर द टेस्ट एंड डायग्नोसिस, तो याद रखिए ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन लाजमी है। प्रिवेंट करें उस शख्स को मीट के खाने से, पोटैटो के लेने से या फिर चावल के लेने से। कोशिश करें उस शख्स को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ लेके जाए। जब वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करे तो वो इस मुश्किलात से निजात पा सकता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए, हमने कहा ये कंडीशन बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, तो कॉन्स्टिपेशन से दूरी हासिल करने के लिए आप ऐसे अशखास को फाइब्रोकोल साशे दे सकते हो, स्पिवोल साशे दे सकते हो, आप मूवकोल साशे दे सकते हो। इन साशों में क्या है, फाइबर्स रिशे है, तो ये फाइबर्स कॉन्स्टिपेशन से उन्हें निजात देंगे। जब कॉन्स्टिपेशन से उसे निजात मिल जाएंगे तो वो यानी इस कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। फर्दरमोर कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए हम डुफाले, हम लाइले, हम केटोले, हम लेक्साबिरोन, हम स्काइलेक्स जैसे मेडिकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन फ्री कर सकते हैं। जब वो कॉन्स्टिपेशन से दूरी की तरफ जाए तो वो हेमोराइड जैसे कंडीशन या पाइल्स जैसे कंडीशन से बच सकते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ हम कुछ क्रीम या ऑइंटमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो कि पाइल्स 1 के नाम से भी मिल सकते हैं, क्रीम भी है एंड कैप्सूल्स भी आते हैं, या फिर GTN के नाम से मिल सकते हैं जो कि अमूमन ईचिंग को, स्वॉलन रीजन को और ऐसे अलामात अगर पेशेंट को फील होते हैं तो हम इस कंडीशन से उस पेशेंट को फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको पाइल्स जो है या हेमोराइड्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई क्वेश्चन अगर आप लोग को हो सो यू मे आस्क।